हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर 3 केमिस्ट्री का, है ना, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ओके, बहुत ही सिंपल सा और एक कह सकते हो कि न्यूमेरिकल वाला जो आपका ये चैप्टर है ना, इसके पीछे की अगर आपने थ्योरी समझ ली क्या है, क्या कैसे होता है सारी चीज़ें, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स हो, थ्योरी हो, बहुत अच्छे से खुद से ही बना करके आप लिख सकते हो। देखो, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या, आप क्या समझ सकते हो, क्या सोच सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और केमिस्ट्री का मतलब जैसे कि अब तो केमिस्ट्री को तो कौन नहीं जानता भाई, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो हमें क्या करना होगा इसमें कि हम केमिकल रिएक्शन करा करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, अभी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है ना, वो बहुत ही मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है। हम बेसिकली यहाँ पर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली हमें दो टाइप के सेल पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा देखो, स्कोप तो इसका बहुत ज़्यादा, बहुत वेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा ही है, लेकिन हम सिंपल सिंपल जो भी हमारे सिलेबस में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक आपका एक इंट्रोडक्शन सा वीडियो है ना, कि हम इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या कैसे सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मतलब हम पहले अपना एक बेस देखेंगे कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो मे भी हो सकता है ये वीडियो थोड़ा छोटा हो, है ना। जितनी भी चीज़ें होंगी मतलब वो सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, टॉपिक्स होगा, हम उनकी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग आप ये सारे चैप्टर के लगा लो, मतलब ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लो। ओके, तो सिंपल जैसा हमने पहले ही कहा कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने आपको पहले मतलब बता दिया क्या है, कि एक ऐसी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच आप कह सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, आप करंट का जो है वो प्रोडक्शन, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन करोगे, है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करोगे कैसे, तो बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन, है ना। हम केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हुए हम हीट क्रिएट करेंगे, फिर उस हीट को हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो इन चीज़ को पहले आप लिख लो, मेंशन कर लो। ओके, सेम वही चीज़ है, मैंने वहाँ पर लिख दिया, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, है ना। तो एक ऐसी हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किससे होगा, तो फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है ना। तो हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे किसी अपने बीकर में, किसी बर्तन में, है ना, किसी पॉट में, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फिर प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम आगे फिनोमेना देखेंगे। बेसिक सा ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जल्दी से हम इस इंट्रोडक्शन को फिनिश करते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपको देखो एक बात समझनी है। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था स्पॉन्टेनियस इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ा था। रिएक्शन जो हमारे स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, कि जो खुद से हो। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी दो चीज़ों को जो आप आपस में जब आप मिक्स करते हो, है ना, तो उनके बीच में जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि अगर वो खुद से हो रहा है, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसमें आपने जिंक सल्फेट, उसमें आपने जिंक मिला दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के कुछ मतलब ये वो सारी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप वो जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो खुद से होगा। ठीक है, तो दैट इज हम उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। देखो, यहाँ पर हमारे पास जो, यानी कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमें जो मिलेगी, है ना, तो उस प्रोसेस तक हमारा जो रिएक्शन होगा वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर जब हम बात करें उस इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ की, मतलब अब देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ का क्या क्या सीन क्या क्या सेंस निकल रहा है, कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी हम उसकी यूज जो है वो बढ़ा लें, मे बी हम उसकी यूज़ जो है वो घटा लें। तो अब हमने क्या किया कि हमने उस पर कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने का मतलब है कि हमने रिएक्शन में हमने इंटरप्शन किया। इंटरप्शन कहने का मतलब क्या है कि अब हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो अब उस केस में हमारा जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगा। क्या मतलब है, देखो मैंने कहा आपसे कि जहाँ तक अगर प्रोडक्शन की बात है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ लो इस बात को, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बताया,
स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से हो नेचर में, ठीक है ना, खुद से। जैसे कि मान लो नेचर में आप जैसे क्या क्या चीज़ें देखते हो, जैसे नदी का पानी है ना, कैसे हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। जैसे झरने का पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, स्पॉन्टेनियस है ना। तो वहाँ पर आप किसी भी टाइप का आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। यानी कि जो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुआ है इस हमारे प्रोसेस से, वो हमारा जो भी है जो रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। इस बात को थोड़ा समझो, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि सर अगर हम उसके यूज़ की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम यहाँ पे अब हम यूज़ के पर्पज से अगर हम देखना चाहते हैं, मतलब ऐसा क्या है कि अब हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। तो अगर हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब अब देखो हमने रिएक्शन में क्या किया, हमने रिएक्शन में कुछ इंटरप्शन किए। कंट्रोल करने का मतलब है कि हमने उसकी जो रेट है बनने की, हमने वो बढ़ाई या घटाई। तो बढ़ाई या घटाई इसका मतलब है कि हम अब वो हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है ना। तो हमने कहा सर क्या कि बट व्हेन वी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के जब हम यूज की बात करते हैं तो हमारा अब जो रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा, है ना, रिएक्शन बिकेम नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। इतनी बात समझ आ रही है, ये बेसिक सा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। आपने क्लास 11th में एक और चीज़ पढ़ी थी, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, याद है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जल्दी से हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बेसिकली देखो, आप कंडक्टर के बारे में भी जानते हो, ठीक है, आप जानते ही होगे, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे अब हम कंडक्टर की है ना थोड़ी सी टाइप्स पढ़ेंगे। आपने कहा सर कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी क्या 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 कर सकते हैं, मतलब फ्लो होने की मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिनके थ्रू आराम से फ्लो हो सकता है, हम उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो अब अगर हम इन कंडक्टरों को अगर हम ब्रॉडली देखो, अगर क्लासिफाइड करते हैं तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। बात समझना, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, अगर हम एक ब्रॉड अगर हम एक क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे ये कंडक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है जिसको आप लोग कहते हो मेटालिक कंडक्टर, आपने पढ़ा है, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा है। और एक आपने एक और नाम सुना होगा, क्या, नहीं इंसुलेटर नहीं भाई, हम यहाँ पे कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नाम सुना है। देखो जिस तरीके से आपकी मेटालिक कंडक्टर, जैसे नाम से ही लग रहा है कि हमारा एक ये मेटल है, मेटल कंडक्टर जो है वो मेटल के फॉर्म में है, तो ये भी आपकी एक कंडक्टर है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी आपकी क्या है, एक टाइप ऑफ कंडक्टर है। लेकिन अब ये जो कंडक्टर है ये आपके लिक्विड फॉर्म में होती है ना, लिक्विड फॉर्म में होती है, ओके। दो बातें आप यहाँ पे समझ रहे हो। मेटालिक कंडक्टर का सीन क्या होता है कि इसमें हमारे जो करंट का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें क्या करता है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो करंट जो कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, ठीक है। और हमने फिर इसमें ये भी पढ़ा था कि जो ये बेसिकली मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे आपने कहा कि अगर एल्यूमिनियम है और एक को हम कॉपर ले लें और हम सिल्वर ले लें, तो सबसे अच्छा हमारा जो कंडक्टर होगा वो कौन सा होगा, सिल्वर होगा। सिल्वर में बड़ी आसानी से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होगा, है ना। अच्छा, फिर हमने कहा था, इसमें हमने अपने थर्ड वाले चैप्टर में, फिजिक्स के हमने थर्ड चैप्टर में फिर ये भी पढ़ा था, ये जो मेटालिक कंडक्टर का मतलब इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर हम इस कंडक्टर को अगर हम गर्म करते हैं, है ना, अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। आ रही बात समझ में, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी सेम वही चीज़ें होती हैं क्या, दूसरी वाली चीज़ की बात कर लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ओके,
तो देखो ये भी हमारा क्या है, एक टाइप ऑफ कंडक्टर है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, जिसके थ्रू आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन जो करंट फ्लो होगा, देखो इसमें क्या था कि इसमें हमारी करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हमारी क्या हो रही थी, मूव कर रही थी। बट इसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी है ना, वो आयंस के थ्रू फ्लो होगी। समझते हैं। देखो आपने कहा कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, बेसिकली हम इसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कह लो या इलेक्ट्रोलाइट कह लो, बात एक ही है। तो क्या होता है, तो क्या कह दिया जाए, अ सब्सटेंस है ना, मैटर जो भी कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, ठीक है, विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे, बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। अब इसमें आयंस का मूवमेंट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था, इसमें आयंस का मूवमेंट होगा, है ना, जैसे Na+, Cl-, इस तरीके से याद आ रहा है वो सारी चीज़ें। देखो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे आपने कहा कि सर मान लो जैसे इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी वो एसिड का भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सॉल्ट्स का भी हो सकता है ना। तो सॉल्ट्स का जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, मान लो जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक सॉल्ट था, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट था, है ना, HCl या NaCl कुछ भी कह लो। तो आपने कहा कि सर अगर वो NaCl है ना, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो तभी वो क्या कर सकता है, करंट का फ्लो कर सकता है। यानी कि देखो लिक्विड फॉर्म में कहने का मतलब कि उस समय हमारा Na+ में होगा, जो Cl है वो Cl- में होगा, तो एक आयंस फॉर्म में बने। क्या हो कि अगर ये जो हमारे NaCl है वो लिक्विड फॉर्म में ना हो, एक सॉलिड फॉर्म में हो, तो क्या तब भी करंट का फ्लो हो पाएगा? नहीं। जैसे आपने कहा सर वो आपने जैसे सॉल्ट देखा है, सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल अगर वो मान लो अगर एक क्रिस्टल बन गया, तो क्रिस्टल के थ्रू फिर हमारी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के केस में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है वो आपके लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, है ना। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बात को आप नोट डाउन कर लो, क्या कि हमारी जो ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होगा, है ना, वो हमारे कैसे फॉर्म में होना चाहिए, वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। एक्वस फॉर्म का मतलब यानी कि इसमें हम पानी मिला करके इसको हम घोल दिए हैं, है ना। सॉलिड स्टेट में होने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि अगर वो घुले हुए अवस्था में, मतलब मोल्टेन स्टेट में है, या फिर वो एक्वस फॉर्म में आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है, तो ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा, है ना। बट नॉट इन सॉलिड स्टेट में ये करने वाला इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर इसकी एक बड़ी खास बात होती है क्या, कि अगर आप इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज अगर करते हो, टेम्परेचर आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रोलाइट का आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, वो बढ़ेगी। जस्ट उसके अपोजिट वाले केस में, मतलब हमें ये जस्ट अपोजिट देखने को मिला, कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी जो होगी उसकी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो रीज़न क्या है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आयंस और ज़्यादा क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और जितने ही ज़्यादा आयंस ब्रेक होंगे, देखो आयंस की अमाउंट जितनी ज़्यादा रहेगी, बात समझना है यहाँ पे, आयंस की अमाउंट जितनी ही ज़्यादा रहेगी, हमारा जो कंडक्टिविटी है पर्टिकुलर उस इलेक्ट्रोलाइट की, वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना। तो हमने कहा क्यों, ड्यू टू इंक्रीज आयंस तो बेसिकली हमारे इंक्रीज होंगे ही, और साथ ही साथ उन आयंस की जो मोबिलिटी होगी, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, ऑफ आयंस,
है ना, दोनों चीज़ें होंगी। आयन भी हमारा इंक्रीज करेगा और उनकी जो मोबिलिटी होगी यानी कि उनकी जो मूव करने की जो कैपेसिटी होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो। ओके, इतनी बातें नोट कर ली। अब देखो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, है ना। इट में बी सॉल्ट्स या एसिड, स्टार्टिंग करते हैं एसिड से। इट में बी एसिड, बेस भी हो सकता है हमारा, या फिर हमारा ये एक सॉल्ट्स भी हो सकता है। तो हमें 3 टाइप के हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स बस देखने हैं, आपको एग्जांपल्स याद रखना है, क्योंकि इन्हीं सारे एग्जांपल्स को हम लोग अपने थ्योरी में जब हम बात करेंगे सेल की कि सेल कैसे बना है, उसमें क्या रिएक्शन होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें उनके लिए अपने इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो जल्दी से हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। ओके ना, हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, देखो हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट हमारे बेसिकली 2 तरीके के होंगे। एक हमारा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक हम क्यों किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर आयंस, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ब्रेक हो रहे हैं, आयोनाइज अगर बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और अगर मान लो बहुत ही कम अमाउंट में आयन का अगर ब्रेक डाउन अगर हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? तो नाउ हम फर्स्ट बात कर लेते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बहुत आसान है, मैंने आपसे कहा कि अगर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, अगर आयोनाइज्ड हो जा रहा है, तो आपका हो गया हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब आपने कहा कि सर हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज कंप्लीटली, है ना, तो हम कहेंगे कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन। मतलब हमने उसको एक्वा सॉल्यूशन में मिलाया और वो क्या हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, तो हम कहेंगे हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के हो सकते हैं, बेस में, एसिड में और सॉल्ट्स में हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो हमें क्या क्या याद रखना है। हमने कहा सर NaOH और KOH, ये हमारा एक बेस है, तो ये हमारे बेस में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अपने एसिड की, तो H2SO4, है ना, और HCl और HNO3, ये हमारा एक एसिड का हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, और इन सभी से जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आपका होता है सॉल्ट्स का, है ना। NaCl, Na2SO4, ये आपके सॉल्ट्स हैं, और KNO3, है ना, ये हमारा क्या है, सॉल्ट्स है। और ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये अपने बात कर ली किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ना बात कर लेते हैं अपने हम सेकेंड टाइप, जिसको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारी मतलब उसके आयोनाइज होने की कैपेसिटी क्या होगी, अब कम होगी। मतलब हम ये कहेंगे क्या कि आयोनाइज इन स्मॉलर एक्सटेंट, है ना, स्मॉलर एक्सटेंट में अगर वो आयोनाइज हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारा वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा CH3COOH, ठीक है, जो कि हमारी एक एसिड है और हमारी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। या फिर दूसरा हमने कहा NH4OH, ये हमारा बेस, जैसे OH है तो नाम से ही लग रहा है बेस है। और भी होते हैं जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा एक बेस में इलेक्ट्रोलाइट्स है। और भी होते हैं जैसे AlOH का क्या होता है, होल थ्राइस होता है। ठीक है, ये हमारे सब बेस हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है ना, जैसे Ca की यहाँ पे वैलेंसी 2 है, OH की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए ये होता है ना। तो ये सब पढ़े हो, चलो जाने सब पता नहीं, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अगर आप कमेंट करोगे तो हम बता देंगे। ओके, एल्यूमिनियम है, OH है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, इसलिए यहाँ पे OH का होल 3 हो गया, तो AlOH का होल 3। ये हमारे सब कैसे हैं, ये सब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, किसमें, बेस में। ये सिंपल सी बात है। देखो अब यहाँ से एक टर्म आता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये चीज़ क्या है, पढ़ लेते हैं इसको भी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
है ना, या आयोनाइजेशन भी हम जिसको कह सकते हैं। तो क्या मतलब ऐसे देखो नाम से ही लग रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था, है ना, और हमने उसको वाटर में मतलब घोला, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ कि जैसे हमारे जो हैं कि कितने आयंस पर्टिकुलर प्रोड्यूस हुए हैं। हमने कहा कि मान लो मेरे पास इतना अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स था, ठीक है, और हमने जब उसको एक्वस फॉर्म में हमने जब उसको लिया, है ना, उसको जो हमने जब उसको मिलाया, तो बेसिकली वो कितने आयंस, कितने जो हैं उस मतलब कितने आयंस में वो ब्रेक हो रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो अमाउंट है, तो उस अमाउंट में हमें कितने आयंस मिल रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, और आयोनाइजेशन के नाम से भी कभी कभी हम इसको जानते हैं। यहाँ पे अभी हम एक थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस भी समझेंगे डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में, बट पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन हम इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ओके देखो, तो बेसिकली हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अभी एग्जैक्टली होता क्या है, तो हम ये कहते हैं कि हम इसका रेशियो लेते हैं, है ना। हमने कहा कि भाई कितना आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, हमने कहा रेशियो है, क्या है कि हमारी जो डिग्री ऑफ जो आयनाइजेशन है, जो डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है, वो एक रेशियो, किसकी रेशियो है भाई, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड टू the total number of molecules in electrolyte। समझ गए, मतलब भाई मेरे पास उस इलेक्ट्रोलाइट में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और ठीक है मॉलिक्यूल्स तो हैं, है ना। अब देखना ये है कि कितने टूट पा रहे हैं, कितने आयंस में जो है वो बन पा रहे हैं। तो हमने अमाउंट ऑफ अगर आयंस अगर ज़्यादा बना है तो हम कहेंगे कि उसकी जो डिसोसिएशन की जो डिग्री है वो ज़्यादा है। अगर मान लो कम अमाउंट में बनेगा, कम अमाउंट में अगर आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे उसकी जो डिसोसिएशन की जो मतलब डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होगा वो थोड़ा कम होगा, वीक होगा, है ना। आ रही बात समझ में। तो आपने कहा सर अल्फा इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट, क्या हो गया, स्प्लिट हो गया हो किसमें, इनटू आयंस में, ठीक है। और आपके पास उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आपने कहा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अरे बस में अच्छा देखो, अगर आपने कहा सर मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, है ना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम ये मान करके चलते बच्चे कि हमारी जो आयंस में जो ब्रेक करने की जो इफिशियंसी है ना, मतलब उस आयन की, उस इलेक्ट्रोलाइट्स की आयंस में टूटने की जो कंडीशन है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम जो अल्फा होता है वो हम नियर अबाउट 1 के आसपास लेते हैं, है ना, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब वो कंप्लीटली क्या हो गया है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है, अपने आयंस में, है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम क्या कहेंगे भाई, हाँ ऑब्वियस सी बात है, 1 से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। ओके देखो, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं, है ना, छोटा सा एक डिफरेंस है ना, समझने की थोड़ी सी बात है, डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन में एक छोटी सी बात समझ लो। देखो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कह रहे हो डिसोसिएट होना, तो डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है ना, मतलब अलग अलग सेपरेट हो जाना, है ना, चीज़ों को, मतलब चीज़ें जो हैं वो मतलब बड़ी सी चीज़ हो और आप उसको क्या कर दिए हो, सेपरेट कर दियो, डिसोसिएट कर दियो, मतलब तोड़ दियो, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में। अच्छा, ये आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आयनाइजेशन का मतलब है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मतलब वो आयंस के फॉर्म में बन जाए ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तभी तो वो क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहे हैं, या हम जिसको आयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बट ये चीज़ें आप थोड़ी सी मेंशन करोगे, मतलब ध्यान रखोगे, ठीक है ना, ये चीज़ें। अच्छा, तो आप मेरे को जल्दी से क्या अपनी कॉपी में एक डिफरेंस बता सकते हो, एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बता सकते हो। देखो बहुत आसान है,
आपने कहा कि सर हमारा जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था, बट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब मेटालिक कंडक्टर की देखो, जो अगर भाई इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, हायर होगी एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के थ्रू या इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपेरिजन में, है ना। तो मेटालिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। फिर तीसरी चीज़ आपने ये देखा था कि अगर आप मेटालिक कंडक्टर की अगर आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते थे, है ना, तो आपकी जो कंडक्टिविटी होती थी मेटालिक कंडक्टर की वो क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। क्यों होता था आपको रीज़न पता है, आपने क्लास 12th में, हाँ 12th की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स में आपने पढ़ा था, है ना, कि किस तरीके से हमें करंट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ मतलब हमारे जो होल्स हैं वो भी मूव करने लगते हैं। तो होल्स के मूव करने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स में और होल्स में एक टक्कर होने लगता है, तो जिसकी वजह से उसकी जो मूव करने की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं होता है। आप इसमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इसमें आपकी जो कंडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, अब देखो मेटालिक कंडक्टर में एक खास बात क्या है कि उसमें किसी मतलब कह सकते हैं कि उसमें मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। भाई मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वायर है और वायर में कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रहा है और वायर वो धीरे धीरे मतलब क्या होता जा रहा है कि वो मतलब मेल्ट भी होता जा रहा है, फिर ये सारी चीज़ें, या फिर कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा होता है, इसमें पूरा का पूरा हमारा जो मैटर है वो पूरा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। भाई चीज़ें छोटी छोटी पार्ट में टूटती हैं, फिर वही आयंस में बनते हैं, फिर वही आयंस क्या होते हैं, पूरे सर्किट में चक्कर लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस जो है आप बना करके लिख सकते हो। देखो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ये जो हम जो बात करेंगे अपने एक जो रिएक्शन की बात करेंगे तो हमेशा हम वो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। कौन से रिएक्शन की बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। तो आपने कहा सर अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करोगे तो उसमें तो फिर हमारे दो चीज़ें आती हैं। क्या आता है, एक हमारा होता है ऑक्सीडेशन और एक हमारा होता है रिडक्शन। चलो नहीं पता, थोड़ा सा देखो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आपने कहा सर रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। देखो ये इक्वेशन जो आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो पूरे के पूरे आपके चैप्टर में मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। भूल गए हो तो अच्छी बात, मतलब अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है, आप उसको जल्दी से समझ लो। और अगर आपको याद है तो फिर आप वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हो। देखो हमने कहा सर मेरे पास जो ऑक्सीडेशन को हम दो तरीके से समझते थे। हम सर जब क्लास 10th में थे तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, बात समझना, हम पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ठीक है ना। तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमें ये पढ़ाया गया था ऑक्सीडेशन का जो मतलब होता है क्या, कि एडिंग ऑफ, कितना आसान, ये कितनी आसान सी बात बता दी गई थी, क्या कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना। उसी को हमने क्या बोला था, उसी को हमने बोला था ऑक्सीडेशन। और हम इसी को और कैसे बोल सकते थे, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। भाई ये चीज़ होता था, है ना। तो हमने कहा कि अगर हमारा एक रिएक्शन है जिसमें हमारा मान लो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें अब इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझना है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें ये चीज़ समझना है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें ये चीज़ें समझनी है ना। तो हम अब अपने इसको इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर अगर हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम ये कहते थे कि अगर हमारा जो एटम्स हैं, है ना, और आयंस है, ठीक है, अगर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, एटम्स और आयंस लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, याद आया क्लास 11th, मोर इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम कहेंगे कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि उस एटम का, उस आयंस का क्या हो गया, वो हमारा जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना, या फिर जिसको हम कहते हैं क्या, कि डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको देखो समझनी है, कन्फ्यूज़न आपको अगर नहीं रखना है तो एक बात ये समझो, जैसे आप कहते हो सर मेरे पास अगर Na होता है तो Na अगर आप अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करता है, रिमूव करने का मतलब कि अगर आप वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है तो फिर आप Na को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, Na प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हो। बात समझना, यहाँ पे आप कहते हो सर कि Na जो है अगर उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर दे दिया
तो अब आप Na को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, Na प्लस से रिप्रेजेंट करते हो। या फिर आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो फिर आप इस क्लोरीन को क्या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और Na को हमने ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्योंकि अब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। समझ रहे हो ना, ये बात अगर आपको देखो समझ में आ रही होगी तो फिर आयंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो लूज करना है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो गेन्स करना है आपको उस चीज़ में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात पहले समझ लो, है ना, कि अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, किस है ना, आप उसको बोलोगे कि भाई मैंने दिया है तो मेरे ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, भाई तुमने लिया है तो तुम्हारे ऊपर एक माइनस का चार्ज आ गया, यही तो आप कहते हो, है ना। तो ऑक्सीडेशन की देखो अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा जो आयंस है मतलब हमारे जो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं, है ना, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल सेम वही जैसे मैंने अभी आपको बताया Na है, ठीक है, Na ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया, समझ गए, Na अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब Na के पास क्या आ गया, Na अब हमारा प्लस हो गया, समझ गए। अच्छा अगर देखो अगर Na अगर प्लस हो रहा मतलब है कि इसकी जो पॉजिटिव वैलेंसी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सही बात है भाई, Na की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया है तो इसकी जो पॉजिटिव वैलेंसी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। अच्छा मान लो अगर हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दूसरा हमने कहा सर मेरे पास मान लो Fe है, Fe का कितना होता है, Fe के कितने आयंस होते हैं, 2+, ठीक है। अच्छा हमने कहा कि मान लो अब Fe जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, तो Fe अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्या बना देगा, बात समझो। Fe के पास मतलब कितने आयंस थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसने कहा मतलब हम ये कह रहे हैं कि मान लो Fe अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन और अगर क्या कर दे, लूज कर दे, तो अब Fe के पास क्या हो जाएंगे, Fe3+ हो जाएंगे। मतलब अब Fe3+ का मतलब है ना, इतनी बात समझ आ रही है। आपने कहा कि यहाँ पर जो Fe है वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर रहा है, यहाँ पर जो Fe2+ है वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर रहा है, ठीक है ना, लूज कर रहा है, लूज करने का मतलब Na+, ठीक। अच्छा क्या हो, मान लो अगर माइनस में हो, बात समझना, जैसे आपने कहा कि क्या सर हमारा ये भी जो है एक ऑक्सीडेशन शो करेगा, देखो MnO4 2-, ठीक है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो क्या बनेगा, सोचो। देखो इसका मतलब है इसके पास MnO4 अगर 2- है तो इसने अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जैसे Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na+ बना। अगर MnO4 2- अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, MnO4-। इसके पास 2 माइनस थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब कितने माइनस बच गए, एक माइनस बच गया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता तो MnO4 बच जाता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, MnO4 ने लूज किया है। मान लो आपने कहा सर मेरे पास सल्फर था, ठीक है, सल्फर के पास क्या होता है, 2-, ठीक है। अब इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बच गया भाई, S। सिंपल, आप इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए ना, ठीक है। तो प्लस इसने कितने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने को हम ऐसे शो करते हैं, है ना, E-, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हमने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसमें से। ये बात हो गई ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन में देखो जल्दी से क्या होता था, रिडक्शन में आप क्या कहते थे, तो आपने इनिशियली आपने क्या पढ़ा था जब क्लास 10 में, तो आपने कहा था कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना, और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, बात समझो। ये हमारी बेसिक चीज थी, बट हमने कहा कि नहीं हमें हमारे से जो है वो काम नहीं चलने वाला। हमने कहा कि चलो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स बताओ, तो आपने कहा कि एटम्स क्या हों, अगर वो एटम्स हों या आयंस हों, ठीक है, वो क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम कहेंगे वहां पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि चीजें जो हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मेरे पास Cl है, ठीक है, और Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। हम Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड करके दिखा रहे हैं ना, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब ये Cl क्या बन गया, Cl के पास एक माइनस चार्ज आ गया,
क्योंकि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम कैसे दिखाएंगे भाई, माइनस ले लो, है ना, मतलब आपके पास अभी किसी का उधार है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपने कहा क्या ये प्लस वाला है, क्या ये केवल माइनस ही शो करेगा, नहीं। जैसे आपने कहा मेरे पास मान लो SN4 प्लस था, ठीक है। अब इसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर क्या किए हैं, गेन किए, देखो बात समझना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, तो आपने कहा क्या SN क्या हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है। या फिर आपने कहा मान लो अगर मेरे पास अगर Fe3 प्लस है, इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया हो तो क्या बन जाएगा, ये Fe2 प्लस बन जाएगा ना। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इनका क्या हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम उसको एज अ क्या कहते हैं, 2 चीज़ें होती थी, क्या क्या, एक हमारा होता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक हमारा होता था रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता था, जैसे आपने कहा मान लो आपने कहा सर यहाँ पे अगर हमारा ये जो Cl है इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन हमारा एक मतलब देखो रिडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो रिडक्शन अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो Cl है ये हमारी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितनी भी चीज़ें जिनका भी रिडक्शन होता था उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते थे, और जिनका ऑक्सीडेशन होता था उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते थे। 2 अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे देखो Na है ना, Na ने अपना उसने क्या किया, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, यानी कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एज एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना Na। फिर आपने कहा Cl है, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, दैट इज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, चलो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन के केस में हम कहेंगे कि अगर एटम का या आयंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो हम जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना, हम कहेंगे वो हमारा एक कैसा एजेंट है, वो हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। और हमने कहा कि मान लो अगर एक रिडक्शन हो रहा होगा, अगर हमारे एटम्स का रिडक्शन हो रहा होगा तो हम कहेंगे वो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप अपने 11th वाले में बुक में से या फिर आपने जहाँ भी अपने सर से पढ़ा था वहाँ पे थोड़ा सा देखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें बेसिक से इक्वेशन के बारे में समझना है किस तरीके से क्या होता है, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखो अब अगर हम इन दोनों को मान लो मिला दें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला दें, तो हम क्या कहते थे सर, हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। चलो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हम इसको एक एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, बहुत आसान है ना। आपने कहा मान लो मेरे पास ये था Na प्लस Cl, और क्या बनता है हमारा ये NaCl बनता है। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए तो ठीक है, बैलेंस ही है बेसिक, यहाँ पे Cl2 होना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम 2 NaCl दैट इज 2 NaCl, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। देखो आपने ये कहा कि बेसिकली यहाँ पे आपका जो देखो Na है ना, ऐसे समझो कि जो Na है, ठीक है, कितने 2 मोल्स है ना। तो ये जो है ये क्या हुआ इसका ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na प्लस में, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे अपने सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया भाई, 2 है ना। मतलब अगर हम इस पूरे रिएक्शन को अगर हम इस पूरे रिएक्शन को लेकर के अगर हम बात करें तो उसने कहा यहाँ पे क्या, यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा अब मान लो आपने कहा कि मेरे पास नहीं Cl भी था, ठीक है, Cl था, और जो Cl2 है ये Cl2 से देखो क्या बन रहा है, ये जो है वो तो ऐसे कह सकते हैं क्या, ये हमारा 2Cl माइनस, मतलब कि ये देखो क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। इसने तो भाई देखो होता है क्या एग्जैक्टली कि सोडियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो क्लोरीन क्या कर रहा है,
उसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मतलब आपने कहा यहाँ पर कि गेन ऑफ, बात समझना यहाँ पे थोड़ा सा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपने ये कहा कि देखो Na यहाँ पे हमारा एज एक क्या होगा, Na हमारा यहाँ पर क्या होगा, Na यहाँ पे हमारा एक, अगर ऑक्सीडेशन हो तो हमारा एक ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो Cl है, क्लोरीन है, ये हमारा एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। अब देखो, तो इसका मतलब ये देखो कि जो सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है ना, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे बात समझो, रिड्यूसिंग एजेंट जितना भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। यही तो हो रहा है, बताओ इससे और कोई डिफरेंट है क्या। अब देखो होता है क्या है ना, कि हम ये जो रिएक्शन कराते हैं ना, हम इनको 2 अलग अलग बीकर में कराते हैं। मतलब Na का हम रिएक्शन एक बीकर में कराएंगे, है ना, ठीक है। वो अलग बात है, हम कोई एक इलेक्ट्रोड लेंगे, फिर हम उसमें एक सॉल्यूशन मिलाएंगे, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम भी आगे देखेंगे। फिर मतलब ऐसा समझो कि जो रिडक्शन है और जो ऑक्सीडेशन है, वो हम दोनों अलग अलग जो है वो सेपरेट बीकर में कराएंगे, और फिर हम दोनों को जो है एक वायर के थ्रू ऐड कर देंगे। तो वहाँ से हम ये सारी चीज़ें हमारी जो है, फिर वो सेल का जो है वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, है ना। फिलहाल उसकी हम डिस्कशन करेंगे बाद में। तो ये आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जस्ट अब इसके बाद का हम जो पोर्शन हमारा जो स्टार्ट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा, ठीक है ना। बट इसको पहले आपको देखना है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी है कि कैसे क्या होना है, ठीक है। अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल पर्पज़ के बेसिस पे, थ्योरी पर्पज़ के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आप कमेंट करके बताओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।